स्वागत है आज आपका आज के हिस्ट्री के क्लास में। तो हम लोग जो है पाषाण काल पढ़ रहे थे और पाषाण काल का आज अंतिम लेक्चर होगा। और इसको अगर आप देख लेते हैं 4 लेक्चर में हम जो पाषाण काल है उसको कंप्लीट किए हैं। तो इसका मैराथन भी बनाया जा सकता था 2-2.5 घंटे का, लेकिन 2-2.5 घंटा लोग पढ़ नहीं पाता है कंसंट्रेट होकर के, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको पढ़ाने का हमने प्रयास किया है। और ये आप पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि पाषाण काल से कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप यकीन मानिए पूरी तरह से कि इससे बाहर से नहीं रहेगा। तो इस तरह से आज हम जो अपना अंतिम लेक्चर है हमारा इतिहास का फर्स्ट चैप्टर का घटना चक्र का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है 29 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है जो भारत के अलग अलग स्टेट में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस, उसके बाद एमपीपीसीएस और कई स्टेट में जेपीएससी, सब में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उन सब का जो है ये 29 वर्षों में जो पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग इसमें मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को आज हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे 30 नंबर क्वेश्चन तक शायद हम लोगों ने पढ़ा था, ये 30 तक हमारा क्लियर हो गया था और 31 से आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें 42 क्वेश्चन है। 29 वर्षों में अभी तक आपको 226 क्वेश्चन पेपर इसमें शामिल किया गया है। 226 क्वेश्चन पेपर का ये प्रश्न है, टोटल 42 है, तो 12 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये देखिए 31 से भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, वही रायसेन जिला में आपको ये भीमबेटका एक गुफा है। गुफा का हमें साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल का, जिसमें आपको रॉक पेंटिंग्स का हमें एविडेंस मिला है। जैसे टोटल 700 गुफा हमें मिले हैं, लेकिन 700 में से 133 जो गुफा है उसी में जो है चित्र बनाया गया है। वाल उसके रॉक पेंटिंग्स जो है शैल चित्रकला आपको मिला है। तो उस भीमबेटका का को किसने खोजा था? तो ये 1 लाइनर प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर, ये प्रोफेसर थे डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। तो ये आपको पूरी तरह से याद रखना, इन्होंने ही भीमबेटका को खोजा था। और ये देखिए एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा में 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा। उसके बाद देखिए 32 गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। जो गैरिक मृदभांड पात्र है, मृदभांड कहा जाता है मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है, जिसमें हम लोग देहाती क्षेत्र में उसको घैला कहते हैं या घड़ा कहते हैं, जो मिट्टी का बना होता है। तो ऐसे पहले और भी पात्र जो है और भी बर्तन जो है मिट्टी के बनाए जाते थे, आपको ताम्र पाषाण काल में और उसके बाद मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल तक भी इसको बनाया जाता था। तो ये गैरिक जो मृदभांड पात्र है इसी को ओसीपी कहा जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ओसीपी बोलते हैं गैरिक मृदभांड पात्र को। तो इसका नामकरण कहाँ पर हुआ था? तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और इसमें हमको याद रखना हस्तिनापुर में हुआ था। ये यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा में 2006 में इस प्रश्न पत्र को पूछा। तो गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ? हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 देखिए यहाँ पर गैरिक मृदभांड पात्र जो ओसीपी है इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो गंगा जमुना द्वाब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः
उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। देखिए इसको गौर कीजिए, गंगा जमुना द्वाब की सांस्कृतिक परंपरा। तो गंगा नदी और जमुना नदी दोनों के बीच का जो स्थल है उसी स्थल को गंगा जमुना द्वाब के नाम से जाना जाता है। तो जमुना, जैसा कि हमको पता है कि जमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली है और गंगा नदी आपको और उसके पूरब से बहती है। तो जमुना और गंगा के बीच का जो द्वाब है वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा, जो कल्चर है, तो संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। अब ये गंगा जमुना द्वाब की जो संस्कृति है इसका नाम जो है आपको क्या रखा गया, इस संस्कृति का नाम रखा गया गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति, OCP कल्चर। गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति मतलब ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे गंगा जमुना के द्वाब वाले क्षेत्र में, जहाँ जो मिट्टी के बर्तन गेरुआ कलर के होते थे, मतलब गेरुआ कलर से उसको रंगा जाता था। तो गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति इस गंगा जमुना द्वाब की संस्कृति को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये गेरू वर्णी गैरिक मृदभांड के कारण, मिट्टी के बर्तन के कारण। अब ये जो प्रोफेसर BB लाल है, ये पुरातत्ववेत्ता भी है, ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था। इनको 1951 में मिला था। ये BB लाल को, प्रोफेसर BB लाल को 1951 में हस्तिनापुर में सबसे पहले गैरिक मृदभांड प्राप्त हुआ था। गेरुआ कलर का हम कह सकते हैं कि मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ था और वही इसका नामकरण हुआ। चूँकि हस्तिनापुर में सबसे पहले मिला 1951 में BB लाल को, इसलिए जो गैरिक मृदभांड है उसका नामकरण कहा गया कि कहाँ रखा गया, तो हस्तिनापुर में रखा गया। तो इस क्वेश्चन के एनालिसिस को आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 33। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? हम लोग पढ़े हैं कि जो ताम्राश्म काल है, ताम्राश्म काल, ताम्राश्म का मतलब है कि ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज। तो चाल्कोलिथिक एज में, ताम्र पाषाण काल में या ताम्राश्म काल में जो महाराष्ट्र के लोग हैं वह जो मृतकों को, जो डेड बॉडी होते थे, उसको अपने घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। और किस तरह रखकर दफनाते थे, इससे रिलेटेड जो है ये प्रश्न है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर उस डेड बॉडी को लिटा देते थे। यानी उसका, मान लीजिए कि कोई डेड बॉडी मर गया, तो मरने के बाद जो मृतक का शरीर है, तो मान लीजिए ये इसका पोर्शन हो गया और इस तरह से, तो ये मान लीजिए इसका पैर वगैरह है, तो इसको क्या किया कि ये आपको ये उसको लिटा दिया कब्र में, और ये सिर को उत्तर के तरफ रख दिया और पैर को दक्षिण के तरफ रख दिया। तो इस तरह से रख करके और उसको क्या किया जाता था कि दफना दिया जाता था, और अपने घर के फर्श के नीचे ही दफनाया जाता था ताम्राश्म काल में। ये ध्यान रखना है। अब सवाल है कि कहाँ पर ये होता था, कुछ स्थल का नाम दे दिया है ताम्रपाषाण काल का। तो महाराष्ट्र, ये देखिए यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर, याद रखना, महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है वहाँ मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रख करके लोग दफनाते थे। ये हमें याद रखना है। और ये UPPCS में 1997 में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो देखिए एनालिसिस इसका, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, इसी को जोड़वे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसी को
जोरबे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, इसी को जोरबे संस्कृति के नेवासा, जोरबे संस्कृति के नेवासा, उसके बाद दैमाबाद, उसके बाद कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पूरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, ये जो एविडेंस मिला है, ये जो साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में, इसी को हम जोरबे संस्कृति भी कहते हैं, तो यहाँ पर नेवासा में मिला, नेवासा में मिला है, दैमाबाद में मिला है। ये महाराष्ट्र का ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, ये सब साइट्स है। नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव, ये नेवासा, दैमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव, इस 5 स्थल का नाम दिया है। तो ये जो पूरा स्थल है, ये ताम्रपाषाण काल का पूरा स्थल है। और यहाँ पर घरों से मृतकों को क्या किया जाता था? अस्थि कलश, अस्थि कलश यानी ये कलश में रख करके और उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य हमारे इतिहासकारों को, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं को मिला। अब कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ, कब्र में मिट्टी की हड्डियाँ, हंडिया, मिट्टी का जो हम कह सकते हैं हरिया, इसी को बोलता है हम लोग देहात में, तो हंडिया, मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। तो कब्र में जब दफनाया जाता था मृतक को महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में, तो कुछ हांडी वगैरह रख दिया जाता था, मिट्टी के बर्तन, हरिया रख दिया जाता था, और तांबे की कुछ वस्तुओं को भी मृतक के साथ जो है रख दिया जाता था। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के जो लोग हैं, शायद वे पुनर्जन्म में विश्वास करते रहे होंगे, पुनर्जन्म में उनका विश्वास रहा होगा, रीबर्थ में। तभी तो ये रखते हैं कि शायद ये मृतक जो है, जब इसका नया जन्म होगा तो तांबे की जो वस्तु रखे हैं इसका वो उपयोग करेगा नए जन्म में। और जो हंडिया जो रखी है मिट्टी के, जो आपको हरिया वगैरह या हंडिया उसी को कहते हैं, रखा गया है। तो ये क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया है कि इसको भी उपयोग करेगा जब उसका रीबर्थ होगा, नया जन्म होगा। तो इस तरह से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि आखिर ये मृतक के साथ इन तांबे की वस्तुओं और ये जो हंडिया, इसको क्यों रखते थे ताम्रपाषाण काल के लोग? तो इसलिए रखते होंगे, इसी पर अनुमान लगाते हैं कि शायद वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में यूनान से आया है, ये ध्यान रखिएगा। यूनान, ग्रीस, ये जो ग्रीस है, ग्रीस में आपको पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था। भारत में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ग्रीस से आया है। भारत में हम कह सकते हैं कि इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति नहीं हुई है, इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति यूनान में हुई है, यूनान से आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? अब देखिए, ऐसा भी स्थल है जहाँ से ह्यूमन स्केलेटन तो मिला है, मानव कंकाल तो मिला है, लेकिन मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव के द्वारा पाला गया सबसे पहला जो पशु है वो कुत्ता है। कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। तो ये मानव कंकाल के साथ यानी ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग स्केलेटन भी मिल रहा है समाधान में। इसका मतलब है कि जब कोई मानव की मृत्यु होती थी तो शायद उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता होगा, तभी तो दोनों का कंकाल एक साथ मिला है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है, ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। और ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का जो प्री एग्जाम है 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो बुर्ज होम जो है ये कहाँ?
तो बुर्ज होम जो है ये एक नवपाषाणकालिक स्थल है, ध्यान दीजिएगा। ये जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ। ये बुर्ज होम बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको स्थल है। यहाँ से ये दो चीज़ मिला, एक गर्तावास भी मिला, पिलर होम्स भी मिला, गड्ढों वाले घर जो आज के बंकर के समान होता था। तो ये बुर्ज होम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। तो श्रीनगर के निकट जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, वहाँ पर आपको बुर्ज होम है। और वहाँ से ही नवपाषाण काल का आपको ह्यूमन स्केलेटन मिला है और उसके साथ कुत्ते का स्केलेटन भी आपको प्राप्त हुआ है, वो कब्र में, समाधान में। तो इसका मतलब है कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने की परंपरा नवपाषाण काल के मानवों में थी। लेकिन ये कहाँ थी? बुर्ज होम में थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास स्थित जो बुर्ज होम है वहाँ पर थी। और बुर्ज होम से और दूसरा क्या मिला है? तो गर्तावास मिला। ये गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो गड्ढों वाले घर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि नवपाषाण काल के मानव अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को या अपने परिवार में और भी जो लोग हैं तो उन या अपनी सुरक्षा कहिए जानवरों से, जंगली जानवरों से अपने सुरक्षा के ख्याल से ज़मीन में गड्ढा खोद करके और तब घर बनाते थे और उसी को गर्तावास या गड्ढों वाले घर के नाम से जाना जाता है। और आज का जो बंकर होता है जो सेना वगैरह के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो बंकर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बंकर की तरह वो होता था। प्राचीन काल का हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का, मध्य पाषाण काल में ये बंकर का काम करते थे। लेकिन नवपाषाण काल में तो बुर्ज होम से दो चीज़ मिले हैं। एक गर्तावास, गड्ढे वाले घर का साक्ष्य मिला है जो नवपाषाण काल का है, और एक ऐसा समाधान मिला है जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी क्योंकि मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम के समाधान से प्राप्त हुआ है और ये नियोलिथिक एज का है, नवपाषाण काल का है। तो इस तरह से 34 जो क्वेश्चन है इसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो अभी बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा बुर्ज होम से मिला है। इसको रिपीट क्यों किया? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि यूपी लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में पूछा है और ये उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम में 2010 में इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो बुर्ज होम को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, आप उसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के तरफ। 36 आज ही हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास, पिलर होम्स, आज का बंकर, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल बुर्ज होम से हुए हैं। देखिए वहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी हमको बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है और गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। और इसका चूंकि एनालिसिस हमें देखना नहीं है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखे यहाँ पर लिख दिया है। तो एनालिसिस इसलिए नहीं देखना है कि चूंकि उसका एनालिसिस हम लोग देख चुके हैं ऊपर कि ये बुर्ज होम जो है जम्मू और कश्मीर में जो श्रीनगर है उसी को उत्तर पश्चिम में बुर्ज होम है जो नवपाषाण कालीन स्थल है। और वहीं पर मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है और वहाँ पर गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बुर्ज होम। इससे क्वेश्चन आपको पूछता ही है आपको बड़े से बड़े एग्जाम्स में। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब एक तरफ यहाँ पर ऐतिहासिक स्थान दे दिया है, हिस्टोरिकल प्लेस दे दिया है, और दूसरे तरफ
उस प्लेस के ख्याति का कारण है, यानी वो जो प्लेस है, कोई भी जो हिस्टोरिकल प्लेस है वह फेमस क्यों है, तो क्यों उसकी प्रसिद्धि है, उसकी ख्याति क्यों है, तो ये हमें बताना है। तो पहला है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम की ख्याति क्यों है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि बुर्ज होम की ख्याति बोल रहा है कि शैलकृत देव मंदिर है, यानी चट्टानों को काट करके मंदिर बनाया गया और उसके अंदर चट्टान का ही देवता स्थापित है, ये कहना है। इसके कारण बुर्ज होम जो है ये फेमस है, तो ये इसका कहना है। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रकेतुगढ़ है। चंद्रकेतुगढ़ जो है ये भी आपको एक ऐतिहासिक स्थल है जो पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ पर कहता है कि टेराकोटा कला के कारण ये फेमस है। टेराकोटा कला क्या होता है, तो टेराकोटा कला होता है कि मिट्टी की जो वस्तुएं हैं वो बनाने की कला को टेराकोटा कला कहा जाता है। तो ये इसके कारण बोल रहा है कि चंद्रकेतुगढ़ जो है फेमस है। और नेक्स्ट दिया है गणेश्वर। तो गणेश्वर आपको राजस्थान में स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ पर ताम्र कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। बहुत सारी ताम्र यानी तांबे की, जो हम कह सकते हैं कि तांबे की बहुत सारी आपको वस्तुएं मिली है, बिल्कुल कलात्मक तरीके से बनाई हुई तांबे की गणेश्वर में, तो इसके कारण फेमस है। तो इसमें से अब क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त युग्मों में से ये जो युग्म दिया है, पेयर दिया है दो का, कौन से सही सुमेलित है। अब इसमें से तीनों का तीनों सही नहीं है, इसमें से आपको 2 और 3 सही है और एक गलत है। क्योंकि बुर्ज होम के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं कि बुर्ज होम फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर नवपाषाणकालीन मानव के एक समाधान प्राप्त हुआ है, जहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, इसके वजह से बुर्ज होम फेमस है। दूसरा क्यों फेमस है, तो यहाँ पर गर्तावास प्राप्त हुए हैं, गड्ढे वाले घर का एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, और ये कह रहा है कि शैलकृत देव मंदिर मिला है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये गलत जोड़ा है, इसके कारण ये फेमस नहीं है। लेकिन दूसरा जो चंद्रकेतुगढ़ है जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर टेराकोटा कला का आपको साक्ष्य मिला है, मतलब कि वहाँ मिट्टी की कलात्मक वस्तुओं को बनाई जाती थी, मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, तो इस टेराकोटा कला के लिए फेमस था चंद्रकेतुगढ़। तो ये पेयर सही है। और गणेश्वर तो आपको बहुत फेमस ही है, क्योंकि ये ताम्र कलाकृतियाँ, तांबे की विभिन्न आकार प्रकार की वस्तुएं गणेश्वर से प्राप्त हुई है, तो इसके वजह से ये फेमस है। अब नेक्स्ट, अब इसका देखिए यहाँ पर एनालिसिस, देखिए इस क्वेश्चन को एनालिसिस तो हम लोग कर लिए हैं, लेकिन इसको जो इसमें किया, देखिए ये आईएएस के क्वेश्चन में पूछा है, आईएएस का क्वेश्चन है ये, आईएएस प्रिपरेटरी जो आपका एग्जाम है 2021, इसमें इस प्रश्न को पूछा है, ये पाषाण काल से। देखिए अभी तक हमको यूपीएससी में आपको पाषाण काल से सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि आपको उसी चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं जिसका हम समझते हैं कि डाउटफुल कॉन्सेप्ट नहीं हो। अब ये सब है, जैसे इसका कोई बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो आपको आर्कियोलॉजिकल जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातात्विक जो वस्तुएं मिली है, तो उसके आधार पर इसके इतिहास को लिखा गया, अनुमान से लिखा गया है, तो इसको यूपीएससी बहुत ज़्यादा जो है ये देता नहीं है। इसका कहना है कि भाई जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी हो, उसी चीज़ को यूपीएससी मानता है। तो इसलिए चूँकि ये जो पाषाण काल है, इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, इसमें इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने अपने एक अनुमान, अपने मनन चिंतन के आधार पर इसके हिस्ट्री को लिखा है कि शायद मानव इसका इस तरह से उपयोग करते होंगे, तो करते होंगे, और होंगे को यूपीएससी नहीं मानता। इसका कहना है कि नहीं, करते थे, तब आप हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आईएएस के एग्जाम में 2021 में पूछा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका एनालिसिस देखिए आप, इसमें आप ये इसको टिक लगा लेना है 2, 3 को। अब देखिए इसका एनालिसिस, बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल स्थित है।
ऊपर चर्चा है कि श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में वाले क्षेत्र में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस बुर्जहोम जो नवपाषाणकालीन पुरा स्थल है, इसकी खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। देखिए ये गड्ढे वाले घर, गर्तावास का साक्ष्य मिला है। तो गर्तावास अगर यहाँ लिखे हुए रहता, यहाँ पर शैल देव मंदिर करके इसमें लिया है, तो उसके कारण वो आपको पेयर गलत हो गया है। तो गर्तावास का साक्ष्य मिला है। अब दूसरा जो है चंद्रकेतुगढ़, इसका एनालाइज देखिए। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आपको हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। पश्चिम बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। ये जो चंद्रकेतुगढ़ है आज का, ये विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। अब ये शिल्प कौशल उसको कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति हाथ से किसी वस्तुओं को बनाता है। तो हाथ से अगर हम मिट्टी की वस्तुओं को एक कह सकते हैं कि बहुत ही आकर्षक कलात्मक रूप देते हैं, तो उसी को हम टेराकोटा कला कहते हैं। तो इसके कई उदाहरण जो है प्राप्त हुए हैं इस विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित पश्चिम बंगाल का जो चंद्रकेतुगढ़ है। तो ये टेराकोटा कला को देखने से ऐसा लगा है कि ये जो है तत्कालीन यानी उस समय में शिल्प कौशल यानी हाथ से जो बर्तन, हाथ से जो काम किए जाते थे, इसका बहुत ही असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं कि ये आपका विशेषता है उस समय का, ये पाषाण काल का। उसके बाद देखिए ये, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ये 2 नंबर। उसके बाद देखिए गणेश्वर आ गया। इसकी ख्याति, इसके फेमस होने का कारण आपको दिया है कि ताम्र कलाकृतियाँ, यानी तांबे की बहुत सारी वस्तुएं आपको विभिन्न आकर्षक रूपों में बनाई गई है। तो गणेश्वर कहाँ? गणेश्वर ये राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख है ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। तो गणेश्वर इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। आरसी अग्रवाल भी आपको लिख सकता है गणेश्वर के खोजकर्ता के रूप में। तो ये जो रतन चंद्र अग्रवाल थे, ये आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे, ये रतन चंद्र अग्रवाल, और इन्होंने ही इस गणेश्वर की खोज की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र वानाग्र, तांबे का आपको ऐसा बाण मिला है जिसमें पेच लगा हुआ है, तांबे का बाण, ये धनुष बाण वाला जो बाण होता है। उसके बाद तांबे का ही मछली पकड़ने का कांटा मिला है गणेश्वर से। तो ये भी ताम्र कलाकृतियाँ हैं तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं और कई मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये 3 नंबर यानी तांबे की कलाकृतियाँ गणेश्वर से मिल रही है, जिसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। तो इस वजह से ये भी इसके जो गणेश्वर के फेमस होने का जो कारण दिया है ये भी सही है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो आप देखिए विंध्य क्षेत्र यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये भारत है, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये आपको दक्षिण भारत अगर इसको मान लेते हैं और ये उत्तर भारत वाला अगर पार्ट हो गया, तो ये वाला जो पार्ट हुआ इसी को विंध्यन रेंज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से देखिए, तो विंध्य क्षेत्र क्वेश्चन है
देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? अब देखिए, ये यूपी पीसीएस में 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा। विंध्य क्षेत्र का लोकेशन हम आपको इसके पहले चित्र बना करके आपको बताए, और उसी में शिलाश्रय मिला। शिलाश्रय मतलब है कि गुफा आश्रय, यानी पहाड़ की गुफाओं में उस समय के मानव रहने के लिए जो स्थल बना लेते थे, उसी को शिलाश्रय के नाम से जानते हैं। और उस किस विंध्य क्षेत्र के कौन सा शिलाश्रय है जहाँ से सबसे अधिक संख्या में ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं? तो इसमें आंसर दे रहा है लेखहिया का। ये लेखहिया विंध्य क्षेत्र का एक शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक संख्या में मानव कंकाल मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। अब देखिए इसका एनालिसिस देखिए। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, ये पुस्तक का नाम आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पूछ देगा कि पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, और 4 नाम दे देगा। तो उसमें डॉक्टर जे.एन. पांडे साहब का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है पुरातत्व विमर्श को, और उसके अनुसार, यानी इस पुरातत्व विमर्श जो डॉक्टर जे.एन. पांडे के द्वारा लिखित पुस्तक है, उसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, ये आपको चूँकि बहुत सारा शिलाश्रय मिला है, आपको गुफा आश्रय मिला है, आपको कहाँ पर, ये विंध्य क्षेत्र में डॉक्टर जे.एन. पांडे साहब को, लेकिन इसमें से जो शिलाश्रय संख्या 1 है, तो इस 1 नंबर का जो गुफा आश्रय है, यहाँ से मिडिल मेसोलिथिक एज का लघु पाषाण उपकरण, यानी माइक्रोलिथ, यानी छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण जो है वहाँ तो प्राप्त हुए ही हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? लेखहिया में। और इस छोटे छोटे उपकरण लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स के अलावा और क्या मिला है? 17 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। और इस 17 जो ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं ये लेखहिया में के शिलाश्रय संख्या 1 में, उनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है आपको ह्यूमन स्केलेटन, यानी कंकाल जो है एक तरह से कहिए कि सुरक्षित है, लेकिन अधिकांश जो है वो कंकाल टूटा फूटा अवस्था में है, क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अब चूंकि ये देखिए दोनों में यहाँ पर एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि डॉक्टर जे.एन. पांडे 17 बोल रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, लेकिन जो अमेरिका का ओरेगॉन यूनिवर्सिटी है वहाँ के इतिहासकार है जॉन आर लुकास, इनका कहना है कि लेखहिया में कुल 27 ह्यूमन स्केलेटन या की बोन्स मिली, हड्डियाँ मिली, 27 मानव कंकाल की अस्थियाँ मिली है। तो चूंकि जो सही मिला है 17 जे.एन. पांडे साहब को, तो उसको तो क्लियर काउंट कर लिए कि हाँ भाई इतने आदमी का कंकाल है, लेकिन बाकी जो हड्डी क्षत विक्षत अवस्था में मिला है तो उसको फिर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब ना पूरा पता चलेगा कि हाँ भाई कितना मानव ह्यूमन स्केलेटन है। तो इसमें आपको ये जॉन आर लुकास कहते हैं कि नहीं, ये 27 लोगों का ये कंकाल है, 27 ह्यूमन स्केलेटन है, लेकिन इस बात को ये इनकार कर जाते हैं कौन? डॉक्टर जे.एन. पांडे। ये कहते हैं कि 17 ह्यूमन स्केलेटन हम इसको टोटल पूर रहा। तो ये एक कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होता है, चूँकि आपको जो कह सकते हैं कि जो ये पाषाण काल स्टोन एज का जो हिस्ट्री है इसमें, क्योंकि उस समय का कोई हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं होता है, जो भी आर्कियोलॉजिकल जो मटेरियल्स मिलते हैं उन्हीं के आधार पर उस समय के इतिहास को हमारे इतिहासकारों को लिखना पड़ता है, तो डाउट्स पर आधारित होता है। इसलिए यूपीएससी जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे
दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा जाता है, स्टेटमेंट ए कहा जाता है। ये एक जो है ये स्टेटमेंट ए है, तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, यानी रीजन, यानी आर में जो एक स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को उसका इसका कारण बताया गया, इस स्टेटमेंट का कारण वो। तो देखिए स्टेटमेंट ए क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। अब ये नूतन भूतल काल क्या है, ये नूतन भूतल काल क्या है, तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग 6 मिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम पीरियड है, यानी 6 मिलियन, 1 मिलियन में अगर 10 लाख होता है तो 6 मिलियन में आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम समझते हैं कि लगभग ये कितना हो जाएगा, 10 छक 60 लाख, यानी हम लगभग 60 लाख है, 10 लाख है, ये 6 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन में 10 लाख, तो 6 मिलियन में कितना हो गया लगभग 10 छक 60 लाख 65 लाख वर्ष पहले के टाइम को अब नूतन भूतल काल के नाम से जानते हैं। तो उस समय ये जो विंध्य क्षेत्र है, जो हम कह सकते हैं कि भारत के बीचों बीच वाला जो पार्ट है, वहाँ का जो पाषाण युग के लोग थे वो क्या करते थे, जब अंत हुआ इस युग का तो गंगा घाटी में ये लोग प्रव्रजन किए, माइग्रेट किए। वहाँ से आपको हम कह सकते हैं कि ये जो आपका विंध्य क्षेत्र है वहाँ से और उत्तर के तरफ गंगा घाटी, गंगा वैली के तरफ ये इनका प्रव्रजन हुआ, ये कहना है स्टेटमेंट ए में। अब रीजन हम इसका देखते हैं कि आखिर क्यों इनका प्रव्रजन हुआ, तो इसका कारण क्या दे रहा है, देखिए यहाँ देखिए ये है रीजन, यहाँ पर रीजन दिया, रीजन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यानी एक क्लाइमेट चेंज जो है नूतन भूतल काल में होने लगा, और इसके कारण जो आपका जो विंध्य क्षेत्र था तो उस समय वहाँ क्या हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा शुष्कता बढ़ गई, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये कारण दे रहा। तो अब नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन करना। अब ए में आंसर दिया, ए में क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही, यानी ये नूतन भूतन काल में जो विंध्य क्षेत्र के मानव थे वे गंगा घाटी की ओर प्रव्रजन किए, ये स्टेटमेंट ए था, तो इसको भी सही कहा जा रहा है, ये और सही है भी। और कारण क्या था, तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में नूतन भूतन काल में आपको भूतल काल में आपको शुष्कता का बढ़ गया था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी विंध्य क्षेत्र में, और इसी के कारण वे लोग गंगा घाटी की तरफ क्या किए, प्रव्रजन किए, माइग्रेट किए, पलायन कर गए। तो दोनों आपको सही है, यानी स्टेटमेंट भी सही है और उस स्टेटमेंट का जो कारण दिया है वो कारण भी सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, और ये जो एक्सप्लेन कर रहा है उसके प्रवचन का ये बिल्कुल सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह के प्रश्न देखिए यूपीआरओ और एआरओ दोनों के एग्जाम में 2016 में पूछा है। तो हम लोग ये घटना चक्र में 29 वर्षों के प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं और 226 क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग भारत के एग्जाम्स में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो इसलिए इतने सारे पढ़ने के बाद और उसके बाद एक हम समझते कि एनसीईआरटी सीरीज 6 से 12 तक अगर इतिहास का पढ़ ले तो कुछ बचता नहीं है। उसके बाद जो किसी एग्जाम में आपको पूछने के समय, हाँ ये है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब ये नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ लीजिए और वन लाइनर आपको याद कर लीजिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है या ये इसकी स्थापना कब हुई, तो कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसके तह में जाना होगा उतने को पढ़ने के समय, तब जाके आपको इसकी पूरी तैयारी होगी। अब देखिए जी.आर. शर्मा, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय, ये सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अब ये इसको कौन क्लियर किया, तो जी.आर. शर्मा साहब ने किया।
और जी.आर. शर्मा साहब ने कहा कि जो सराय नाहर राय है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, में खुदाई के बाद जब इस सराय नाहर राय में एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुआ, तो यह कॉन्सेप्ट बना, यह अवधारणा बना, ये जी.आर. शर्मा ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो नूतन भूतन काल था 6.5 मिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम के अंत में इतना सूखा बढ़ गया विंध्य क्षेत्र में कि भोजन की कमी हो गई, और इसी कमी के कारण लोग जो है गंगा घाटी के क्षेत्र में आपको क्या किए थे, प्रवास किए थे। तो इसी के आधार पर यह स्टेटमेंट और रीजन दोनों दिया गया, तो इसको समझना पड़ता है। तो जी.आर. शर्मा का ये कॉन्सेप्ट था, इसी जी.आर. शर्मा के कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। 40 नंबर 42 तक है। आज हम लोग स्टोन एज पूरी तरह से आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, और इसको आप 2, 3, 4 बार अगर आप इसको देख लीजिए तो फिर आपको स्टोन एज से ऐसा कुछ पूछेगा नहीं जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है ऑफ इंडिया, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये एक विभाग है। तो ये विभाग और ये जो मंत्रालय, ये जो विभाग है, ये आपको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार का जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आता है। तो भारतीय एनालिसिस देख लीजिए, ये है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है। तो 40 नंबर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरी तरह से समझ गए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही हम लोग पढ़ते आए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहा जाता है। अब इसके एनालिसिस को देख लीजिए कि जो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब है, ये 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। अब ब्रिटिश काल है ये 1814 से 1893 में। आप जानते हैं कि ये हमारा देश जो है ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो उस समय एक ब्रिटिश जो सेना अधिकारी, एक मिलिट्री ऑफिसर है, उसके रूप में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम का। और ये बंगाल में जो इंजीनियर्स लोग थे, तो उन्हीं के साथ काम करने के लिए इनको तैनात किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में हम जानते हैं कि ये पुरातत्व आपको सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ था। और 1814 में आप सोचिए कि ये 18 में इनका जन्म होता है, और ये 1893 तक जो है ये आपको ये ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ ये काम करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। तो ये चूँकि 1861 में ये विभाग को एस्टेब्लिश करते हैं, और इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को आपको ये एक तरह से कहिए कि आपको 1861 में इनको सर्वेक्षक बनाया जाता है, और 1872 में जाकर के डिपार्टमेंट का रूप दिया जाता है। तो 1861 में पुरातत्व विभाग बनता नहीं है। आपको पुरातत्व विभाग का जो सर्वेयर है, सर्वेक्षक है, उसके पद पर इनकी नियुक्ति होती है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसी वजह से आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आज हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पाषाण काल का। उसके बाद हम लोग ये सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति को पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को विस्तार से पढ़ेंगे। 226 क्वेश्चन पेपर जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे गए हैं 29 वर्षों में, 29 ईयर्स में
उतना विस्तार से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ बच नहीं रहा है जो हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखिए 42 राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये ह्यूमन म्यूजियम की बात हो रही है, तो ये भोपाल में है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर? ये भोपाल में है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इसे 1997 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, इसी का नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इस राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर कर दिया गया। और ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, और यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ये हम कह सकते हैं कि ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्वायत्त शासी मतलब इसका जो व्यवस्था है, ये खुद जो है ये संग्रहालय देखती है। स्वायत्त शासी संगठन है, और ये भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये आपको ये आता है, स्वायत्त शासी जो संगठन है। और वही संगठन जो है इससे संग्रहालय के सारे व्यवस्था को देखती है और उसको हैंडल करती है। तो इस तरह से आज हमारा जो स्टोन एज है, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया, घटना चक्र के चैप्टर 1 को। इसमें आपको समझने में कहीं कोई परेशानी अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और बहुत सारा देश में बहुत सारे हिस्ट्री के क्लास चल रहा है, आप यहाँ भी पढ़ कर देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे चैनल पर भटकने से भी कहीं कुछ मिलना नहीं है। आप जहाँ यहीं पढ़िए तो यहीं पढ़िए, अलग पढ़िए तो अलग पढ़िए। 10-20 चैनल को आप स्किप करके भटकते हैं तो क्या होता है कि आप कहीं से भी कुछ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का क्लास जो है समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर से हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन।